हाय मिस्ट्री रिकैप। आज मैं एक मिस्ट्री ड्रामा शो की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम पेडिंग ट्रेंडर्स है। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। शो की शुरुआत टोक्यो में एक सामान्य सुबह से होती है जहां कई लोग अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लगे हुए हैं। कयाशिमा नाम का एक हेयर ड्रेसर ट्रेन में चढ़ने वाला है, यह सोचते हुए कि क्या उसे एक खास व्यक्ति से मिलना चाहिए। उसी समय हाई स्कूल की जिम टीचर साई काम पर जाते हुए ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है। वह चौंक जाती है जब उसका सामना एक से होता है, शिराहामा नाम का एक आदमी जो उसका लंबे समय से क्रश है। हालांकि शिराहामा उसे पहचानता हुआ नहीं लगता और हमें पता चलता है कि वह भी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। कुछ ही देर बाद ट्रेन आ जाती है और वे तीनों कई अन्य यात्रियों के साथ अंदर चढ़ जाते हैं। सभी अपने अपने विचारों में खोए हुए हैं और मानसिक रूप से अपने दिन की योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन अचानक एक भूकंप अलर्ट बज उठता है और अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि कई लोग और चीजें गायब हो जाती हैं। इसके बाद ट्रेन तेज रफ्तार से एक सुरंग में प्रवेश करती है, जिसके तुरंत बाद एक जोरदार टक्कर की आवाज आती है जो यात्रियों को बुरी तरह हिला देती है। इससे उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। कुछ समय बाद आखिरकार ट्रेन आती है और ट्रेन रुक जाती है। यात्री सावधानी से उठते हैं। वे ट्रेन से बाहर निकलते हैं लेकिन खुद को एक अनजान जंगल में पाते हैं। भीड़ इमरजेंसी कॉल करने लगती है लेकिन कहीं भी सिग्नल नहीं मिलता। इसी बीच अफरा तफरी मच जाती है। शिराहामा अपना परिचय एक फायर फाइटर के रूप में देता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह एक एक करके हर यात्री की जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि दुर्घटना में कोई घायल तो नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर स्टेशन पर पुलिस को पता चलता है कि एक ट्रेन की बोगी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। वे समझ नहीं पाते कि ट्रेन की बोगी जैसी इतनी बड़ी चीज बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकती है। क्या यह हो सकता है भूकंप के दौरान गायब हो गई? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। वापस ट्रेन के पास शिराहामा यह तय करता है कि वे मदद ढूंढने के लिए सुरंग के अंदर जाएं। साई और कयाशिमा भी उसके साथ चलने की पेशकश करते हैं, जिसे वह स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वे सुरंग के अंदर चलना शुरू करते हैं जब तक कि वे उसके अंत तक नहीं पहुंच जाते, जो उन्हें चौंका देता है। वहां एक भी इमारत नहीं होती, उन्हें केवल एक विशाल रेगिस्तान और पहाड़ी इलाका दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद यह तिकड़ी ट्रेन के पास लौटती है और अन्य यात्रियों को बताती है कि उन्होंने क्या देखा। इससे भीड़ और ज्यादा डर जाती है और उन्हें लगने लगता है कि वे किसी दूसरी दुनिया में हैं। इसके बाद शिराहामा सभी के पास जाकर उनके नाम पूछता है ताकि वह एक सूची बना सके। सभी 46 यात्री अपनी जानकारी साझा करते हैं सिवाय कयाशिमा के, जो अपना नाम बताने से इनकार कर देता है। इसी बीच साई शिराहामा से प्रभावित हो जाती है और उसे याद आता है कि वह उसके स्कूल में फायर फाइटर ट्रेनिंग देने आया था। वही वह पल था। उसने पहली बार उसे वहीं देखा था और उसे पसंद करने लगी थी। बाद में रीना नाम की एक लड़की को ट्रेन के पास देखे गए एक हत्या के संदिग्ध के बारे में अखबार का एक लेख मिलता है। इसके बाद उसे भूख लगती है और वह अपने पास रखे बैग को जांचती है, इस उम्मीद में कि कुछ खाने को मिल जाए। पता चलता है कि वह कयाशिमा का बैग है और उसमें उसे सिर्फ एक जोड़ी कैंची और जेल से आया हुआ एक पत्र मिलता है। रीना जल्दी से सारी चीजें वापस वहीं रख देती है और चुपके से दूसरे बैग से खाना चुरा लेती है। वह ज्यादातर खाना खा लेती है और बाद में वह प्लास्टिक बैग कयाशिमा को दे देती है। इसके बाद यात्रियों को भूख लगने लगती है तो साई अपने बैग को खोलकर अपना कुछ खाना बांटने का फैसला करती है, लेकिन वह यह देखकर चौंक जाती है कि किसी ने पहले ही उसे चुरा लिया गया था और वह यह जानने की मांग करती है कि चोर कौन है। कयाशिमा के पास खाने का बैग देखा जाता है, इसलिए रीना बिना समय गंवाए उस पर आरोप लगा देती है। वह यह भी बता देती है कि उसे उसके बैग में जेल का एक पत्र और हथियार मिले थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह एक अपराधी है। कयाशिमा इन आरोपों से इनकार करता है, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते और डरने लगते हैं। इससे वह बेचारा बहुत निराश हो जाता है, इसलिए वह समूह को छोड़कर अकेले ही घर का रास्ता खोजने का फैसला करता है। बाद में समूह अपने अपने पास मौजूद खाने को निकालता है और उसे आपस में बराबर बांट लेता है। एक व्लॉगर लड़का सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, क्योंकि जाहिर है ऐसे हालात में भी ऐसा कोई होता ही है। और जब वह अपनी पहले की कुछ फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है
कुत्ता रीना को खाने का एक बैग चुराते हुए देखा जाता है। वह तुरंत यह बात दूसरों को दिखाता है और सभी यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि कयाशिमा निर्दोष है। हालांकि रीना को कोई पछतावा नहीं होता और वह दावा करती है कि उसने उस आदमी को अपराधी बताने में झूठ नहीं बोला। साई और शिराहामा उस लड़की पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे डांटते हैं, जिसके बाद वे कयाशिमा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इस बीच कयाशिमा इधर उधर भटकता रहता है जब तक कि वह एक बंद रास्ते वाली खाई तक नहीं पहुंच जाता। वह आसपास का जायजा लेने की कोशिश करता है, तभी उसके नीचे की जमीन अचानक धंस जाती है, जिससे वह फिसल जाता है। कयाशिमा अब एक पेड़ की जड़ को कसकर पकड़े हुए होता है और खाई में गिरने के कगार पर होता है, लेकिन सौभाग्य से साई और शिराहामा ठीक समय पर पहुंच जाते हैं और मिलकर उसे सुरक्षित बाहर खींच लेते हैं। सुरक्षित होने के बाद वे उससे माफी मांगते हैं कि उन्होंने पहले उस पर भरोसा न करने और उसे जाने देने के लिए। कयाशिमा जवाब देता है कि उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं है, क्योंकि वह उन्हें दोस्त नहीं मानता। अगले दिन यात्री बेहद निराशाजनक स्थिति में होते हैं, क्योंकि अब तक कोई मदद नहीं पहुंची होती। वे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की उम्मीद में जंगल में इधर उधर बिखरने लगते हैं। शाम को एक हाई स्कूल का छात्र बताता है कि उसे एक फेंका हुआ कैन मिला है, जिस पर एक उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग तारीख 2026 लिखी हुई है। तनाका नाम की एक बुजुर्ग महिला जोड़ती है कि उसने टोक्यो ब्लूम टावर देखा है, जो 2026 में पूरा होने वाला एक ढांचा है। इस बीच कातो नाम का एक वनस्पति विज्ञानी बताता है कि उसने एक ऐसा पौधा खोजा है जो वैज्ञानिक रूप से अगले 30 वर्षों तक विकसित ही नहीं होना चाहिए था। इन तथ्यों के आधार पर समूह यह अनुमान लगाता है कि उनकी ट्रेन 30 साल भविष्य में पहुंच गई है, जहां सभ्यता ढह चुकी है। इसके कुछ ही देर बाद एक घायल एक आदमी ट्रेन के पास पहुंचता है और घबराहट में बताता है कि उसे पेय पदार्थों से भरी एक ट्रॉली मिली थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसे यहाँ ला पाता, किसी ने उसे उससे चुरा लिया। समूह तुरंत फिर से रीना पर शक करता है, लेकिन वह इस बार अपनी बेगुनाही पर जोर देती है। फिर भी वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चोर उन्हीं के बीच है, जिससे आरोप प्रत्यारोप और तीखी बहसें शुरू हो जाती हैं। शिराहामा हालात को शांत करने के लिए बीच में दखल देता है और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए एक तिरपाल लगा देता है, इस उम्मीद में कि कम से कम कुछ ओस ही इकट्ठा हो जाए। दुर्भाग्य से बारिश नहीं होती, जिससे उनकी स्थिति और भी निराशाजनक हो जाती है। अगली सुबह ट्रेन का कंडक्टर तनाका को पानी की बोतल के साथ पकड़ लेता है और समझ जाता है कि वही ट्रॉली का चोर है। वह तुरंत उसे बाकी यात्रियों के पास ले जाता है और सच्चाई उजागर करता है। तनाका वह इससे इनकार नहीं करता और पैसे के बदले पानी देने की पेशकश करता है, क्योंकि जगह की जानकारी सिर्फ उसी को है। लेकिन कयाशिमा उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर वह एक बात बना रहा तो वह उसे मार देगा। इससे तनाका बुरी तरह डर जाता है और कहता है कि वह तो बस मजाक कर रहा था, और आखिरकार वह समूह को ट्रॉली की जगह तक ले जाता है। सभी को एक एक पानी की बोतल दी जाती है, जिससे वे खुश हो जाते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और उन्हें जल्द ही किसी स्थायी स्रोत की तलाश करनी होगी। अगले दिन एक छोटा समूह पानी के स्रोत की खोज में निकलता है। रास्ते में उन्हें कुछ मेंढक और गीली जमीन मिलती है, जो इस बात का संकेत देती है कि वे अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहे हैं। घंटों चलने के बाद शिराहामा एक सुरक्षा रस्सी बांधता है और सावधानी से एक चट्टान पर चढ़ता है, जबकि बाकी लोग नीचे ही रहते हैं। आखिरकार वह ताजे पानी की एक धारा खोज लेता है और दूसरों को इसके बारे में बताता है। हालांकि जैसे ही शिराहामा आगे बढ़ता है, वह पास ही एक विशाल समुद्र देखकर स्तब्ध रह जाता है और दूर माउंट फूजी दिखाई देता है। लेकिन यह वह माउंट फूजी नहीं है जिसे वे याद करते हैं, क्योंकि आसपास कहीं भी सभ्यता के कोई निशान नहीं है। ट्रेन के पास लौटकर शिराहामा यात्रियों को माउंट फूजी की तस्वीर दिखाता है। इससे वे सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह आखिरकार भविष्य में यात्रा करने के उनके सिद्धांत की पुष्टि कर देता है। इसके बाद वे अपने फोनों पर अपने प्रियजनों के लिए आंसू भरे संदेश रिकॉर्ड करने लगते हैं, इस उम्मीद में कि अगर वे कभी वापस न लौट पाएं तो ये संदेश काम आए। इसी बीच साई कयाशिमा के पास आती है
और वे बातचीत में शामिल हो जाते हैं। इस दौरान उनके बीच एक भावुक बातचीत होती है। कायाशिमा अपने जीवन के बारे में खुलकर बताता है और यह उजागर करता है कि उसने अपने छोटे भाई तात्सुया को पालने के लिए कितनी मेहनत की। वह समझाता है कि उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था, इसलिए उनके पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। हालांकि किशोरावस्था में तात्सुया आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया, जिसके कारण वह अंततः किशोर जेल पहुंच गया। कायाशिमा तब से उससे बात नहीं कर पाया है और अब इसे 2 साल हो चुके हैं। वह यह भी बताता है कि जेल से आया पत्र तात्सुया ने भेजा था, जिसकी रिहाई दुर्घटना वाले दिन होने वाली थी। यह सुनकर साई उसे सांत्वना देती है और फिर उसके भाई के लिए एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन कायाशिमा मना कर देता है और कुछ ही देर बाद उसका बैटरी भी खत्म हो जाती है। इस पर वह उसे मूर्ख कह देता है, लेकिन यह साफ दिखाई देता है कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं पनपने लगी हैं। इसी बीच बाहरी दुनिया में हम देखते हैं कि सभी लापता यात्रियों के परिवार ट्रेन स्टेशन पर इकट्ठा हो जाते हैं और उनके ठिकाने के बारे में जानने की मांग करते हैं। तात्सुया भी उनमें शामिल होता है और जब वह अपने भाई के सैलून पर पहुंचता है तो वह वहां अपने लिए रखे गए फूल देखता है। इससे तात्सुया गुस्से से भर जाता है और गुस्से में घोषणा करता है कि उसका भाई मरा नहीं है। एक और दृश्य में तनाका जंगल में एक रहस्यमय व्यक्ति को देखता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। यह सचमुच लॉस्ट जैसा लगता है, लेकिन वह जल्द ही लौट आता है और अपनी खोज जारी रखने के लिए कायाशिमा के हेयर ड्रेसिंग औजार चुरा लेता है। तनाका आखिरकार खाली हाथ वापस आता है और कायाशिमा उसके कीमती औजार लेने पर उससे बेहद नाराज हो जाता है। बूढ़ा आदमी समझाता है कि उसने किसी को देखा टोपी पहने हुए था जो उनके समूह का हिस्सा नहीं था, लेकिन कायाशिमा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इससे दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है, लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और बहस रुक जाती है। सभी लोग पानी पाकर खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन तनाका ऐलान करता है कि उसे अब बहुत हो चुका है और वह समूह छोड़ने का फैसला करता है। अगले दिन कातो एक फॉरेजिंग टीम का नेतृत्व करता है ताकि यह तय किया जा सके कि कौन से जंगली पौधे खाने योग्य हैं और कौन से खतरनाक। साई और रीना को बातें करते हुए और जामुन इकट्ठा करते हुए देखा जाता है। तभी अचानक साई बीमार पड़ जाती है और जमीन पर गिर जाती है। पता चलता है कि उसने ऐसे जहरीले पौधे खा लिए थे जो खाने योग्य जामुन जैसे दिखते थे। सौभाग्य से उसने ज्यादा मात्रा में नहीं खाया था और शिराहामा उसे उल्टी करवाकर वह जहर बाहर निकलवाने में उसकी मदद करता है। इसके बाद कायाशिमा देखता है कि तनाका पीछे खड़ा होकर सब कुछ चुपचाप देख रहा है। अगली सुबह समूह अपने जीवित रहने के लिए मिलकर अस्थाई हथियार तैयार करना शुरू करता है। वे डिब्बों से बने बर्तन, बांस से बनी कटलरी तैयार करते हैं और यहाँ तक कि एटीएम कार्ड को तेज करके चाकू की तरह इस्तेमाल करने लायक बना लेते हैं। शाम को वे अलाव के पास इकट्ठा होते हैं और बुजुर्ग महिलाओं द्वारा बनाई गई सूप खाने लगते हैं, लेकिन तभी हालात बदल जाते हैं जब किसी की नजर एक सूप में मौजूद एक जहरीले पौधे पर पड़ती है। कातो उसे देखता है और समझ जाता है कि वह दरअसल खाने योग्य जामुन है, लेकिन उसे यह जानने की जिज्ञासा होती है कि वह उनके सूप में कैसे पहुंचा। कायाशिमा को शक होता है कि पहले पीछे मंडरा रहे तनाका ने उसे चुपके से डाल दिया होगा। उसे संदेह होता है कि बूढ़ा आदमी सभी को झड़ देना चाहता था, लेकिन गलती से उसने जामुन ही डाल दिए थे। कायाशिमा तनाका से सामना करना चाहता है, लेकिन शिराहामा को विश्वास नहीं होता कि वह दोषी हो सकता है। इससे दोनों के बीच बहस हो जाती है और अंततः शिराहामा खुद ही उस बूढ़े आदमी को खोजने निकलने का फैसला करता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वह अब तक कैंप वापस नहीं आता। इससे साई चिंतित हो जाती है और उसे ढूंढने जाने का फैसला करती है, लेकिन कायाशिमा उसे चेतावनी देता है कि अकेले जाना बहुत जोखिम भरा है और उससे इंतजार करने को कहता है। वह मजाक में उसे शिराहामा फैन कहकर चिढ़ाता है, लेकिन वह इससे इनकार करती है। फिर वह यह कहानी साझा करती है कि उसने उसे पहली बार कैसे देखा था। हालांकि ट्रेन दुर्घटना तक शिराहामा को उसके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इधर शिराहामा जंगल में उस बूढ़े आदमी की तलाश करते हुए दिखता है, लेकिन तभी वह एक गड्ढे में गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। वह मदद के लिए पुकारने लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश
आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके। अगली सुबह साई शिराहामा की तलाश में निकलती है, जो अब तक वापस नहीं आया था। कायाशिमा भी उसके साथ जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वे जाने ही वाले होते हैं, शिराहामा कांपते हुए उसी जगह लौट आता है। वह बताता है कि वह बूढ़े आदमी को ढूंढ नहीं पाया, लेकिन उसने कायाशिमा के हेयर ड्रेसिंग औजार वापस पा लिए। यह देखकर कायाशिमा भावुक हो जाता है और रो पड़ता है, क्योंकि ये औजार तात्सुया ने उसे गिफ्ट किए थे और अब वह सभी को शानदार बना सकता है। बाकी दो लोग उसे सांत्वना देते हैं और वादा करते हैं कि वे जल्द ही घर लौटने का रास्ता खोज लेंगे ताकि वह अपने भाई से फिर मिल सके। इसके बाद शिराहामा समूह से बात करता है और बताता है कि उस क्षेत्र की मिट्टी रात भर काफी गीली थी जहां वह रुका था। वह सुझाव देता है कि अगर पास में कोई नदी है तो वे शायद वहां से कुछ मछलियां पकड़ भी सकते हैं। इस विचार से समूह बहुत उत्साहित हो जाता है और वे नदी खोजने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। इस बीच बाहरी दुनिया में पुलिस एक संदिग्ध की तलाश कर रही है, जिसने कुछ दिन पहले ट्रेन स्टेशन पर किसी को चाकू मारा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्हें पता चलता है कि संदिग्ध उसी ट्रेन में सवार हुआ था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। जंगल में लौटकर हम देखते हैं कि शिराहामा, कायाशिमा और कातो नदी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। जल्दी ही उन्हें एक पक्षी दिखाई देता है जो संकेत देता है कि पास में कुछ खाने के लिए हो सकता है। कातो आगे जाकर जांच करता है और बाकी दोनों दूर में एक अजीब आदमी को टोपी पहने हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें कराहने की आवाज सुनाई देती है, जो कातो की होती है, जिसे बेरहमी से छुरा घोंपा गया है। दुर्भाग्यवश अपराधी भाग जाता है इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते और यहीं एपिसोड समाप्त होता है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।